जय हिंद दोस्तों, कल हमने बात करी थी चीन के विषय में कि चीन की विस्तारवादी नीतियां किस प्रकार की हैं और आज हम बात करेंगे चीन किस प्रकार से करोड़ों लोगों के 9 देशों के करोड़ों लोगों के जीवन से खेल रहा है। उनके नदियों के पानी को रोककर उनकी जो जीवन रेखा है, एक तरह से जो नदियां, चाहे वह कृषि की दृष्टि से हो, पानी के उपयोग की दृष्टि से हो या मछली पालन मछली सेवन की दृष्टि से हो, तो उन सब को किस प्रकार से चीन उन देशों का, भारत समेत 9 देशों का और किन किन नदियों का अहित कर रहा है, यह बात जानना जरूरी है। क्योंकि इसके दुष्परिणाम जो हैं ये एक दशक के अंदर सब जगह दिखेंगे। अभी तो जो मेकोंग रिवर के आसपास के जो देश है उनको दिख रहा है, लेकिन यदि आवाज चीन के खिलाफ दुनिया भर में नहीं उठी तो ये सब जगह होगा। देखिए, सरकार का आप बोल सकते हैं कि सरकार करेगी, सरकार करना है जो करेगी, सरकार कर भी रही है, लेकिन सरकारों की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उनको रीजनल बैलेंस ऑफ पावर भी करके चलना पड़ता है। लेकिन एक नागरिक के रूप में यदि हम सूचना का प्रचार प्रसार करते हैं, और अभी इस वीडियो के बाद हम अंग्रेजी में भी करेंगे ताकि इंटरनेशनल भी वह जा सके, तो उससे चीन एक्सपोज होगा। और हम आपको बताएं कि चीन की स्थिति जो है, चीन आज के समय चीन में 87,000 बांध बना रखे हैं नदियों के ऊपर। चीन ने कितने बनाए हैं? 87,000 बांधों का निर्माण कर रखा है और कलेक्टिवली ये बांधों से मिलाकर 352.26 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है चीन, जो कि ब्राजील, अमेरिका और कनाडा, इन तीनों के जो हाइड्रो पावर का उत्पादन है उससे भी अधिक है। और ये जो उसने परियोजनाएं लाया है चीन अभी तक के डैम्स की, 87,000 डैम्स की, इसकी वजह से अभी तक, चाहे वह चीन में हो या उसके पड़ोसी देशों में हो, 23 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। कोई बात नहीं करता, हम चीन द्वारा मानव अधिकारों का हनन की बात करते हैं, लेकिन डिस्प्लेस करना लोगों को कितना बड़ा मानव अधिकार का हनन होता है। और वो भी केवल चीन में ही नहीं, चीन के लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको तो डिस्प्लेस कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के भी मिला ले तो सबके मिलाकर 23 मिलियन, 23 मिलियन मतलब 2,30,00,000 लोगों को अपने बांधों के कारण चीन अभी तक डिस्प्लेस कर चुका है। हम जानते हैं कि तिब्बत, जो कि जिस पे चीन का नियंत्रण है, जो तिब्बत का पठार है, जो प्लेटू है, वह एशिया का सबसे बड़ा स्रोत है फ्रेश वाटर के लिए। यदि आप एशिया के दृष्टिकोण से देखें तो चीन के कंट्रोल वाला जो तिब्बत है उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, इकोलॉजिकली बड़ा ही आप कह सकते हैं कि बहुत संवेदनशील एरिया है इकोलॉजी की दृष्टि से भी तिब्बत का। और यहाँ से जो फ्रेश वाटर्स के रिवर्स निकलती है और नीचे जाती हैं, चीन उन पर भी नियंत्रण करता है और कर रहा है। और चीन ने पहले तो क्या किया कि अपनी जितनी इनलैंड नदी थी, जिसको कहते हैं हम हार्टलैंड चाइना या मेनलैंड चाइना, उनको बांध बना लिए। अब चीन की दृष्टि आ गई है, उसकी नजर चल रही है ड्रैगन की, कि तिब्बत के नदियों पर किस प्रकार से उपयोग करे, उपभोग करे और उसका दुरुपयोग करे, और साथ ही साथ उसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका उत्पादन करना चाहता है। अब ये तिब्बत को हम कहते हैं कि वाटर टावर ऑफ एशिया। जिस प्रकार से हमारी टंकियां होती हैं, बड़ी बड़ी टंकियां जो होती हैं ऊपर होती हैं, जिसके अंदर पानी भरा रहता है, ऊपर से पानी नीचे आता है, तो हम कहते हैं वाटर टावर लगा हुआ है। उसी प्रकार से एशिया का वाटर टावर माना जाता है तिब्बत को। और तिब्बत की जो नदियां हैं वह चीन को मिलाकर 10 कंट्रीज और चीन को हटाकर भारत को भी रखते हुए 9 कंट्रीज में, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा घनत्व जनसंख्या वाले देश हैं, उनको पानी की सप्लाई करता है। इन देशों में कौन कौन आता है? चीन तो डेफिनेटली आता ही है, भारत आता है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। मतलब चीन को हटा दें तो दुनिया के 9 देशों में जो नदियां जाती हैं वो चीन द्वारा अधिकृत किए हुए तिब्बत का जो पठार है, प्लेटू है, वहां से बहती भी जाती है। इसलिए तिब्बत को कहते हैं कि ये वाटर टावर ऑफ एशिया है। और
चीन की जो कंपनियां हैं वो बहुत तेजी से लॉबी कर रही हैं, जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं, कि वे कॉन्ट्रैक्ट पाले तिब्बत में हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए और बांध बनाने के लिए। अब आप तिब्बत को समझिए कि तिब्बत जो है जियोलॉजिकली बहुत अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि एक तो उसका एलिवेशन है जो सी लेवल से वो है 4500 मीटर, मतलब फुट में हम बात करें तो लगभग 14800 फुट की ऊंचाई पर है। और इस वजह से वहां की जो इकोलॉजी भी है वह भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सेंसिटिव है। और यहाँ जो नदियां बहती हैं चीन से, चीन जिनके ऊपर मेजर अपना बांध बनाकर हाइड्रो पावर जनरेट करना चाहता है, उसमें मुख्य नदियां हैं यंगजेस, थोड़ा गलती हो सकती है प्रोनाउंसिएशन में क्योंकि चाइनीज नाम है, येंडेस, येलो रिवर, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र भारत को भी सप्लाई करती है, बांग्लादेश को भी सप्लाई करती है, इंडस जो भारत में भी जाती है, फिर आगे जाके पाकिस्तान में भी जाती है, मेकोंग रिवर ये जो चीन के नीचे के जो देश है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यहां पर सप्लाई करती है, साल्विन रिवर। तो इन 5 नदियों पे 6 नदियों को बांध परियोजना के माध्यम से चीन चाहता है कि हाइड्रो पावर का जनरेशन करे। और इसके लिए चीन ने डैम्स के 2 अपने प्लान लाए 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के तहत। एक तो 12वीं पंचवर्षीय योजना लाया जो 2011 से लेकर 2015 तक चली। इसमें अधिकांश तो उसने क्या किया कि अपने जो इंटरनल जो हार्टलैंड चाइना, मेनलैंड चाइना के अंदर के बांध उसने कंप्लीट किए। और जो दूसरी जो परियोजना है 5 वर्षीय वह है 2016 से लेकर 2020 तक। और इसमें चीन की जो नजर है वो प्रमुखता से तिब्बत की नदियों पर है, तिब्बत के पठार पर है। और चीन का जो लक्ष्य लेकर चीन चल रहा है कि इस साल के 2020 के अंत तक चीन चाहता है कि अपनी कैपेसिटी जो 300 गीगावाट का पावर ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है उसको दुगना कर दे इस वर्ष के अंत तक। हो सकता है कोरोना वायरस और समस्याओं के कारण एक आध साल आगे हो जाए, लेकिन चीन का आप लक्ष्य देखिए कि वो चाहता है कि इन नदियों पे जो तिब्बत के पठार से बह रही हैं उनका बांध बनाकर, उनको बांधों से बांधकर डैम निर्माण करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाए और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर दे। अब जहां तक बात है ब्रह्मपुत्र की, इसको तिब्बत में कहते हैं यारलंग सेंगपो, इसी का दूसरा नाम है यारलंग सेंगपो, जो कि तिब्बत में कहा जाता है। ये बांग्लादेश, तिब्बत और इंडिया 3 कंट्रीज में 2900 किलोमीटर तक फैली हुई नदी है। और ये निकलती कहां से है? जो ग्लेशियर है कैलाश पर्वत के पास में, वहां से निकलना शुरू होती है और फिर ये बांग्लादेश को भी कवर करती है, भारत को भी कवर करती है। बहुत बड़ी नदी है। 2013 में चीन ने 3 बांधों को ब्रह्मपुत्र पर निर्माण करने की परियोजना सामने लाई और 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत उसने कहा कि हम इनको कवर अप कर देंगे। अब चूंकि दुनिया भर के जो देश हैं वह इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे इकोलॉजी डिस्टर्ब होकर दूसरे देश भी इससे प्रभावित होते हैं। तो चीन ने एक साइंटिफिक बेसिस पर एक झूठी थ्योरी का गठन करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि हम तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ROR हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट है। ROR का मतलब यह हुआ रन ऑफ रिवर, मतलब इससे जो होगा हम केवल यह करेंगे एक छोटे से सेगमेंट में ब्रह्मपुत्र को डाइवर्ट करेंगे, उसके पानी को एकत्रित करेंगे, हाइड्रो पावर बनाएंगे और वापस से उसी पानी को उस नदी के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि पानी की जो धारा है, जो उसकी क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो कहीं प्रभावित नहीं हो, ताकि बांग्लादेश हो, भारत हो, जहां जहां यह जाती है किसी देश को भी वाटर सप्लाई की समस्या नहीं आए। लेकिन यदि सच बात देखो तो यह भी एक चीन के द्वारा फैलाया हुआ झूठ है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ROR जो तरीका है इसके अंदर पानी की भले ही मात्रा में एकदम फर्क नहीं पड़े, लेकिन जब रिवर को चीन डाइवर्ट करता है और डाइवर्ट करके उस पानी को बड़ी संख्या में, बड़े वॉल्यूम में वाटर को एक साथ एकत्रित करता है और जब उसकी इंडस्ट्रीज को या चीन को जब इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता होती है तब एकदम से रिलीज करता है उस पानी को, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब इससे क्या होता है कि चाहे नदी में जब एकदम से पानी आता है तो कहीं पर बाढ़ भी आ सकती है, कहीं पर
पानी रुक सकता है। और इससे लॉन्ग कोर्स में ये होता है, लॉन्ग कोर्स में भी और मीडियम कोर्स में भी, चाहे वह उसकी जो कैपेसिटी होती है मिनरल्स लाने की, चाहे उसकी पानी देने की क्षमता हो, सब कुछ प्रभावित होता है। उसका जो रूट है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, और उसके अंदर जो इकोलॉजी जी रही है, चाहे वो मछली उत्पादन हो। देखिए बांग्लादेश और भारत के बहुत सारे लोग जो है ब्रह्मपुत्र की मछली पर डिपेंडेंट होते हैं, जो मछुआरे हैं, किसान जो हैं खेती पर डिपेंडेंट है। अगर मिनरल नहीं आएगा, यदि मछली नहीं आएगी, यदि पानी का रुख बदल जाएगा, एकदम से पानी छोड़ा जाएगा, तो आप समझिए कि उससे क्या क्या हो सकता है, कितने लोग प्रभावित होंगे। फिर चीन ने अभी एक और बात की है कि 3 हाइड्रो पावर डैम बनाएगा वह ब्रह्मपुत्र के बीच वाले क्षेत्र में। नदी के बीच वाला क्षेत्र जो होता है उसके अंदर 3 डैम बनाने की बात की है। थोड़ा नाम पढ़ने में गलती हो सकती है मुझसे क्योंकि चीनी नाम है। एक का नाम दिया इन्होंने डेगू, दूसरा है जिक्सू और तीसरा है डैम। ये जो 3 डैम बनाने की वो बात कर रहा है चाइना, ये तीनों मिलाकर एक बनाएगा 660 मेगावाट की बिजली, दूसरा बनाएगा 560 मेगावाट और तीसरा निर्माण करेगा 320 मेगावाट की। और ये सारे के सारे जो बांध हैं कुछ ही किलोमीटर के एक दूसरे से डिस्टेंस से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो उसका बीच वाला क्षेत्र है नदी का, उस पर कितना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा इन बांधों का, जो छोटे छोटे से पास में 3 बड़े बड़े बांध यदि बनते हैं तो। और बार बार इसने चीन ने दूसरे देशों के साथ जहां पर ब्रह्मपुत्र जाती है, चाहे बांग्लादेश हो या चाहे भारत हो, बार बार एमओयू साइन करा है, बार बार एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म की बात करता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता। और यदि ट्रांसपेरेंसी, हमको इस बात की पूरी संभावना है कि ट्रांसपेरेंसी केवल बांग्लादेश और भारत के साथ ही नहीं, बल्कि जो तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जिसको कहते हैं, उसके लोगों के साथ भी किसी प्रकार की चीन जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है। और इससे आप मान कर चलिए कि मिलियंस ऑफ लाइव्स जो है वो प्रभावित होंगी। और उससे भी बड़ी चीज मैं कहता हूं कि ठीक फिशरीज हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, उसको तो नुकसान जो होना है वो होगा ही सही, लेकिन आप स्ट्रेटेजिकली देखिए, आप युद्ध के दृष्टि से देखिए, चाइना के पास क्या पावर आ जाता है इससे, इन डैम्स की वजह से, कि वह नदियों को समय पड़ने पर अपनी सुविधा अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। कहां ज्यादा पानी छोड़ना है कि फ्लड की स्थिति बन जाए, कहां कब पानी रोकना है वो स्थिति बन जाए। और आगे चलकर ज्यादातर युद्ध जो होंगे आर्थिक तो आज भी हो रहे हैं। देखिए पहले जो साम्राज्यवाद चलता था, किस लिए चलता था? क्योंकि एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता था और उससे पैसा कमाता था। मुख्य उद्देश्य जो होता था उस देश पर कब्जा करने का भी यही होता था कि उसके फाइनेंसेस को निचोड़ सके। आज के समय भी वही है। चीनी जो उपनिवेश चल रहा है दूसरे देशों को चूसने के लिए चल रहा है। और यदि स्थिति खराब होती है, जंग की स्थिति आती है, तो चीन पानी का उपयोग भी डेफिनेटली करेगा। तो चीन के लिए से तो आगाह पूरी दुनिया को रहने की जरूरत है। अब आते हैं और आगे हम कि केवल भारत की ही बात नहीं है कि केवल भारत पे ही खतरा हो। अब आप आए उसके, ये तो चीन का पास वाला क्षेत्र हो गया। अब चीन के नीचे वाला क्षेत्र की हम बात करें कि जो मिकोंग रिवर है, मिकोंग के साथ किस प्रकार से चीन खिलवाड़ कर रहा है। देखिए मिकोंग रिवर जो है ये 4 कंट्रीज को सप्लाई करती है चीन के अलावा। एक ये कंट्रीज हैं लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। और मिकोंग में पर जो बांध को निर्माण करना था उसकी बात चीन ने आरंभ की सन 2000 में। और उसके बाद मिकोंग रिवर कमीशन बनी और इस कमीशन ने ये बताया, इस कमीशन के अंदर लाओस भी था, थाईलैंड भी था, वियतनाम भी था और कंबोडिया भी था, कि इन कंट्रीज को 30 बिलियन US डॉलर का फायदा होगा इन बांधों की परियोजना से। मतलब 30 अरब डॉलर, बड़ी राशि है, उसका इन 4 देशों को लाभ होगा। और ये देश आप सब जानते हैं, चाहे कंबोडिया हो, लाओस हो। लाओस तो बहुत गरीब देश है, कंबोडिया भी गरीब देश है, थाईलैंड ठीक ठाक है, वियतनाम भी गरीब की श्रेणी में ही आ रहा है, उभरता हुआ देश है। तो ये चारों जो देश हैं इनको 30 अरब डॉलर का सपना दिखाया चीन ने कि इन बांधों की परियोजना के माध्यम से जो मिकोंग रिवर पे होगी
चीन इन लोगों को लाभ पहुंचाएगा, इन 4 देशों को कितने का, $30 अरब का। लेकिन जब रीअसेसमेंट किया सेम कमीशन ने, जिससे पहले $30 अरब का कहा था, उसकी रिपोर्ट में आया कि $30 अरब का लाभ नहीं होगा इन 4 देशों को, चारों को मिलाकर $7 अरब का नुकसान होगा। तो आप बताइए कि चीन आंकड़ों को कैसा मैनिपुलेट करता है। और जब यह रिपोर्ट आई तो चीन ने इसको मानने से भी इनकार कर दिया और कमीशन के साथ जुड़ने से भी इनकार कर दिया, लेकिन काम जो था वह कंटिन्यू रहा। अब आप ये समझिए कि ये जो मेकोंग रिवर है, 97% जो सेडिमेंट है इन एरियाज का, ये मेकोंग रिवर की वजह से आता है। और यदि चीन का बांध जब पूरे हो जाएंगे तो इनकी जो उपजाऊ जमीन है वह सब बंजर हो जाएगी, क्योंकि सेडिमेंटेशन नहीं आ पाएगा। यहां तक कंबोडिया की आप बात करें तो 80% जो जनसंख्या है उनका अधिकांश प्रोटीन मेकोंग रिवर से, जो मछली हुई या दूसरा सी फूड हुआ, उसके माध्यम से उनको मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि मेकोंग का इन कंट्रीज के, चारों कंट्रीज के लिए वही उपयोगिता है जैसे अफ्रीका के लिए नील नदी जितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ही इंपॉर्टेंट मेकोंग रिवर है इन चारों कंट्रीज के लिए। इसलिए कई बार इनको मेकोंग कंट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि मेकोंग पर ही आश्रित हैं। और 2 कंट्रीज तो ऐसी हैं कि कंबोडिया और लाओस, जहां की जो कैपिटल्स हैं वो ही मेकोंग पर आधारित है, मेकोंग के तट पर है, और मेकोंग से ही उनकी जीवन रेखा एक तरह से चल रही है। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा नुकसान चीन दूसरे देशों को भी कर रहा है। लाओस को यह सपना दिखाया गया है कि लाओस में देखिए समस्या है बिजली की, कंबोडिया में बिजली की समस्या है। इनको ये बताया गया कि आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे कि इसकी वजह से आप एक्सपोर्टर बन जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि थाईलैंड, जिसने लाओस से या कंबोडिया से, थोड़ा हमको चेक कर लें दे, एक एग्रीमेंट किया था कि थाईलैंड उनसे बिजली लेगा 2.5 बिलियन डॉलर समथिंग की। और जब उसने मना कर दिया कि हम वापस से रीथिंक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अथॉरिटी है जो थाईलैंड की, उसने प्लान किया था कि पैकबैंग प्रोजेक्ट जो है लाओस का, जो चीन के माध्यम से चल रहा है, उसे $2.4 बिलियन की बिजली लेगा। लेकिन जब उसने यह कह दिया कि हम रीथिंक करेंगे, उसकी बाद भी वो परियोजना चल रही है। क्यों चल रही है? उसका कारण यह है कि लाओस की सरकार हो या कंबोडिया की सरकार हो, एक तरह से चीन की कठपुतली सरकारें हैं। लाओस कुछ ही ऐसे देशों में बचा है जिसमें कम्युनिस्ट शासन बाकी है। कंबोडिया की बात करें तो वहां के जो लीडर हैं वो सबसे लंबे सर्विंग लीडर्स में से एक आते हैं। वो उन्होंने वेस्टर्न ब्लॉक को या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि उनके माध्यम से जो पैसा देश में आता था उससे डेमोक्रेटिक फोर्सेस पावरफुल होती, तो फिर वे भी चीन की तरफ चले गए। और लाओस में देखिए, लोगों की गलती कभी नहीं होती है, लोग तो असहाय होते हैं इस प्रकार के देशों में जहां वाणी की स्वतंत्रता नहीं होती। तो लाओस बहुत गरीब है, बहुत भ्रष्ट है। ये कहा जाता है कि लाओस और पारदर्शिता शब्द आपस में मेल नहीं खाते। तो जब लाओस के पावर खरीदने की बात जो थाईलैंड की कंपनी ने की थी, तो थाईलैंड की अथॉरिटी ने की थी, जब उस पर उन्होंने रीथिंकिंग भी शुरू किया, तब भी लाओस में परियोजना डैम की वैसे ही चल रही है। और उसका आप पैटर्न देखिए, पैटर्न वही है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आता है कि आपको परियोजना किसी और देश में मिलेगी, चलती रहेगी, लेकिन इंजीनियर्स से लेकर मजदूर तक सब चीनी होंगे। वही लाओस के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। और उसके बाद ये हुआ कि अभी लाओस में कुछ दिन पहले एक बांध गिर गया, जिसकी वजह से 5 के 5 गांव डूब गए, उजड़ गए लोग, और उसके बावजूद भी वहां की सरकार चीन के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकती। तो आप देखिए कि कितने लोगों के जीवन पर संकट है चीन की वजह से। और चीन क्यों कर रहा है ये सब? चीन के 2 ही लक्ष्य हैं, एक तो बिजली बनाना, जबकि बिजली उसकी इतनी बना रहा है वो कि जो ब्राजील, यूएसए और कनाडा की कंबाइंड से भी ज्यादा बना रहा है। लेकिन चीन की, अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाले चीन की जो उपभोग करने की इच्छाएं हैं, वो प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो वो वाटर जनरेशन, वाटर का दुरुपयोग, बिजली जनरेशन तो ठीक है, साथ पे स्ट्रेटेजिक यूज के लिए चाहता है। क्योंकि चाहे युद्ध के समय भारत हो, चाहे
उसका विरोध करे कभी लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी सरकारें। और आप देखिए वियतनाम से भी उसके झगड़े हैं, चीन के झगड़े भारत से भी हैं, चीन के किस नेबर से झगड़े नहीं हैं। तो कोई भी नेबर उसके खिलाफ यदि काम करे तो पानी को एक वेपन की तरह यूज करे कि जब चाहे फ्लड लाए, जब चाहे पानी को रोककर वहां सूखे की स्थिति बना दे। तो चीन को की बात को उजागर करें, सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन एक जागरूक नागरिक के रूप में चीन क्या कर रहा है दुनिया को बताना हमारा भी फर्ज बनता है। सरकारों की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, अंदर से काम होता है, बाहर से बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर इक्वेशन जो रीजन में है, आपको पाकिस्तान की तरफ भी चीन पूरा के पूरा नहीं चले जाए, इसका भी ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, सरकारों की मजबूरियां होती हैं। लेकिन बतौर नागरिक और विशेषकर जब दुनिया चीन के खिलाफ है, तो हमको चाहिए कि चीन के खिलाफ प्रमाण के साथ डाटा सामने रखें। जैसे हम कल रात भर बैठे इस डाटा को कलेक्ट किया, हम चीन को निर्वस्त्र करें दुनिया के सामने। अब कुछ देर में हम यही विषय को अंग्रेजी में भी करेंगे ताकि इंटरनेशनल भी जाए। चीन जितना एक्सपोज होगा उतना भारत जीतेगा, उतना मैं कहता हूं भारत ही नहीं इंसानियत जीतेगी। चीन का होना ठीक है, लेकिन चीन की शक्ति में वृद्धि होना इंसानियत के विरुद्ध है। जय हिंद।